चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर 4 और आज हम इसका टॉपिक करेंगे मिस्टेक का। बेसिकली हम पढ़ रहे थे फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी शख्स की कंसेंट उस वक्त फ्री होती है जब उसके ऊपर कोई भी इन 4-5 फैक्टर में से कोई एक भी फैक्टर अप्लाई ना हो रहा हो। ठीक है। तो उसमें यह है कि भाई हमने कहा कि देखो कंसेंट के साथ एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब जस्ट कंसेंट जो होती है, मतलब रजामंदी, चाहे वो आप किसी भी तरीके से ले लें, वो एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि फ्री कंसेंट मौजूद हो, मतलब आजादाना रजामंदी मौजूद हो। तो हमने कहा कि एक रजामंदी आजादाना किस वक्त होगी, तो हमने कहा कि जब इन 5 फैक्टर में से कोई फैक्टर मौजूद ना हो कंसेंट लेने के लिए या अगले शख्स की रजामंदी लेने के लिए, तो हम कहेंगे कि ये कंसेंट फ्री है। जिसमें हमने कहा था कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ये 5 हमने कहा था कि फैक्टर हैं, अगर इनकी मौजूदगी में कंसेंट ली जाती है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। इनकी गैर मौजूदगी में कोई भी कंसेंट फ्री कंसेंट कहलाती है। तो लिहाजा कोerशन क्या था, हमने कहा कि किसी भी शख्स के ऊपर जोर जबरदस्ती करके अगर किसी की रजामंदी ली जाती है तो इसको कोerशन कहा जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था, हमने कहा कि जब भी कोई शख्स अपनी पोजीशन का यूज करते हुए किसी दूसरे शख्स को मॉरली इफेक्ट करता है और उससे कोई अनड्यू एडवांटेज लेता है तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाता है। फ्रॉड हमने कहा कि ये इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होती है विद द इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, के दूसरे शख्स को धोखा देने के लिए जो है ये वाला एक्शन या एक्ट किया जाता है। जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में हमने कहा कि ये होती तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, लेकिन नंबर 1 ये जानबूझ के नहीं दी जाती, एंड नंबर 2 इसका पर्पस अगले को धोखा देना नहीं होता बल्कि जस्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कराना होता है। मिसाल के तौर पे आप कहीं पे कोई चीज सेल कर रहे हो और आपको नहीं पता कि वो चीज कैसी है। मिसाल के तौर पे आपके पास, हम नॉर्मली जाते हैं मोबाइल लेने या कोई भी चीज लेने तो उनसे पूछते हैं, जिस तरह की अभी एक नया इंस्टेंट हीटर आया हुआ है, वो छोटा सा पोर्टेबल सा छोटा सा होता है, टूटी की तरह, वो लगा देते हैं और वो फौरन पानी गर्म हो जाता है। तो कल मैं जिस तरह गया दुकानदार के पास, उसके पास पड़ा, तो मैंने कहा कितने का है, तो उसने कहा जी 4500 का। मैंने कहा जी कितने वाट का है, कहता है 2000 वाट का है। मैंने कहा अच्छा कैसा है, कहता ठीक है। मैंने कहा आपके घर लगा हुआ है, कहते नहीं। मैंने कहा फिर आप कैसे कह रहे हैं ये ठीक है। कहते यार पहले 1-2 बंदे ले गए तो वो उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया तो वो ठीक थे, तो ये भी ठीक होगा। मैंने कहा जी आपके पास टोटल कितने आइटम पड़े हैं, कहता मेरे पास 20 आइटम्स पड़े हैं। मैंने कहा अब तक सेल कितने किए हैं, कहता है 3 इसमें से सेल हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि आप 3 की बेसिस के ऊपर कह रहे हो कि बाकी जो 17 आइटम हैं ये ठीक है, अच्छी क्वालिटी के हैं, हालांकि आपको ये चीज कंफर्म नहीं है क्योंकि आपने खुद चेक नहीं किया। लेकिन क्या उस शख्स का मकसद मुझे धोखा देना था ये बात करके कि भाई ये ठीक है? नहीं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट थी। जस्ट वो क्या चाहता था कि वो सेल हो जाए, एक एग्रीमेंट में इंटर हो जाए, हालांकि हकीकत उससे भी नहीं पता थी और वो मुझे धोखा भी नहीं देना चाह रहा था। तो लिहाजा ये क्या होती है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हमने कहा कि पहले 4 के केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड एबल होगा, मतलब एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी होगा, उसकी मर्जी होगी कि जिस पार्टी का नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे या उस कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप कर दे, कैंसिल कर दे, रिवोक कर दे या वॉइड कर दे। फिर हमने कहा कि मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या तो वॉइड होगा। अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह की मिस्टेक या गलती है, जिसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिस्टेक होती क्या है। तो वो कहते हैं इसका कोई इस तरह की स्ट्रेट डेफिनेशन मौजूद है, जस्ट हम कह सकते हैं कि किसी चीज के बारे में, किसी चीज के फैक्ट के बारे में या किसी चीज की हकीकत के बारे में अगर कोई पार्टी गलती के ऊपर है तो उसको मिस्टेक कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप बाजार में गए तो आजकल जो चीनी आ रही है वो पाउडर की तरह ही होती है, और जो खासतौर पे जिस तरह आयोडाइज साल्ट होता है, बल्कि अब तो आयोडाइज साल्ट जो है वो ज्यादा मोटा आ रहा है बनिस्बत चीनी के। तो लिहाजा वहां पे एक बोरी पड़ी है और वो साल्ट की है, लेकिन आपको नहीं पता, आप उसे चीनी समझ के कहते हो कि यार ये मुझे 2 किलो तोल के दे दो। वो आपको वो तोल के दे देता है, घर आके आप देखते हो, आप कहते हो कि जनाब ये मैं तो चीनी लेके आया था, ये तो नमक निकला है। तो क्या यहाँ पे कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है? नहीं, बल्कि पार्टीज जो है वो मिस्टेक के ऊपर है, मिस्टेक हो रही है उनकी। तो लिहाजा इस सूरत में या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वाइड होगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्यों भाई? ये आपकी गलती थी, आप इंस्पेक्ट कर सकते थे, आप नहीं किया, ये आपका अपना मसला
मसला है, आप वापस जाएं, अगर वो चेंज कर दे तो उसकी मर्जी, लेकिन आप उससे ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तुमसे चीनी मांगी थी, तुमने हमें नमक दिया। क्यों? तुमने चीनी मांगी नहीं, तुमने कहा मुझे ये 2 किलो तोल के दे दो, उसने 2 किलो आपको तोल के दे दी। तो लिहाजा ये मिस्टेक होती है। तो मिस्टेक से मुराद क्या है? किसी फैक्ट के बारे में किसी शख्स का गलत बिलीफ या गलत ओपिनियन जो है उसको मिस्टेक कहा जाता है। मिस्टेक दो तरह की होती है, एक होती है बायलैटरल मिस्टेक, एक होती है यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक ऐसी मिस्टेक होती है जिसके बारे में दोनों पार्टीज गलती के ऊपर है, दोनों पार्टीज गलती के ऊपर होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक जगह पे हम दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि भाई मैं आपको ये वाला माउस जो है 400 रुपए में सेल करूंगा, और आप जो है वो आप ये सोच रहे होते हैं कि ये वाला माउस जो है मैं 400 का आपको सेल कर रहा हूं। तो मेरे पास दोनों माउस ही पड़े थे, हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब डिलीवर किया तो मैंने ये वाला माउस किया, आपने कहा जी नहीं मैंने तो इसकी बात की थी। तो लिहाजा ये हम दोनों पार्टीज गलती के ऊपर है, ये हमारी बायलैटरल मिस्टेक है। जबकि पहली जो थी वो यूनिलैटरल मिस्टेक थी, मतलब अकेला बंदा गलती के ऊपर था जो नमक को चीनी समझ के खरीद रहा था। समझ आ गई? तो लिहाजा बायलैटरल मिस्टेक हो सकती है, यूनिलैटरल मिस्टेक हो सकती है। जहां पर बायलैटरल मिस्टेक हो तो वहां पे क्या होता है? वो कहते हैं वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, कि किसी ऐसी चीज के बारे में गलती के ऊपर है जो फैक्ट है, तो क्या होगा? एग्रीमेंट वॉइड होगा। मतलब दोनों पार्टीज अगर किसी मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में गलती के ऊपर है तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन अगर क्या होगा? यूनिलैटरल मिस्टेक से क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, ना वॉइड है ना वॉइडेबल है, तो फिर तीसरा क्या बचता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो लिहाजा कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वायरेबल बिकॉज merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake। तो भाई यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, जबकि बायलैटरल मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा अगर वो मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है? अच्छा, अब जब अदालत में बेटा केस जाता है ना, तो वहां पे दो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होती है। एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या मैटर ऑफ फैक्ट। दो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होती है हमेशा कि ये भाई इस यहाँ के हालात क्या कहते हैं और इस मुताबिक यहाँ पे कानून क्या कहता है। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी जगह पे हमें पेनल्टी लगती है, एफबीआर हमें शोकॉज़ नोटिस भेजता है, तो हम जाके दो चीजें प्रूव करनी होती है। नंबर वन, या तो भाई ये लॉ जो है हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, एंड नंबर टू, या ये जो लॉ जिस सिचुएशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है वो सिचुएशन में हम फॉलो नहीं कर रहे, वो यहाँ पे वो फैक्ट नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने, एफबीआर ने आपको नोटिस भेजा कि जनाब आप अपनी रिटर्न फाइल करो, और वो नोटिस जो है वो अंडर सेक्शन 144 आ गया। हालांकि रिटर्न का जो नोटिस होता है वो सेक्शन अंडर 120 होता है। आप गए अदालत में और आपने जाके कहा कि जी देखो ये मुझे गलत नोटिस आया है, ये 144 का नोटिस मुझे नहीं आ सकता, मुझे आ भी सकता है तो 120 का आ सकता है, 144 का नोटिस कंपनीज को जाता होता है। तो ये तो होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, जहां आप लॉ प्रूव करते हो, लीगल प्रोविजंस प्रोवाइड कर रहे हो। तो लेकिन दूसरा केस ये है कि 120 का ही नोटिस आपको आता है, आप कहते हो जी ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जिस शख्स को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैं उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, मतलब मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है। आप चेक कर लो, ये फैक्ट्स एंड फिगर ही मेरे ठीक नहीं है, मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, मैं किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं हूं ना, मेरे ऊपर बाय लॉ ये रिक्वायरमेंट है कि मैं टैक्स एप्लीकेबल कराऊं। तो अब क्या होगा? अब फैक्ट्स को देखा जाएगा और इस हिसाब से फैसला होगा। तो लिहाजा फैक्ट के केस में बायलैटरल मिस्टेक है, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। यूनिलैटरल मिस्टेक होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, mistake to law, a contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force Pakistan, but a mistake to law is not enforced in Pakistan has the same effect as mistake of fact। देखो बेटा, अब इससे क्या मुराद है? अब ये चीज ध्यान में रखें, अब ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखें पहले, और इसके मुताबिक ही अपनी जो पोजीशन है उसको क्लियर कीजिएगा। नंबर वन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होगी या तो यूनिलेटरल होगी या तो बायलेटरल होगी। यूनिलेटरल से मुराद एक पार्टी गलती पे है, बायलेटरल से मुराद दोनों पार्टीज गलती पे है। अगर तो दोनों पार्टीज पे गलती पे है, बायलेटरल मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर एक पार्टी गलती पे है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है, अगर तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ पाकिस्तानी कानून के मतलब से है, मिसाल के तौर पे हमने एक यहाँ पे आपका कभी मोटरसाइकिल पे चलान हुआ है? गाड़ी का, आप मोटरसाइकिल का कभी चलान हुआ है?
गाड़ी पे हुआ है सर। गाड़ी पे हुआ है, किस चीज का हुआ था? पता नहीं सर, मैं हुआ था इतना पता है मुझे। किस बात पे, मतलब तेज चला रहे थे, लाइसेंस नहीं था या क्या नहीं था? अच्छा। वही सर, लाइसेंस वगैरह का मेरे ख्याल अच्छा, से था। तो क्या होता है कि जैसे ही आप उतरते हैं तो आप कहते हैं सर मुझे पता नहीं था, प्लीज सॉरी, माफ कर दे इस बार, ऐसी बात है ना? जी सर। ओ, वो कहता है कि नहीं भाई, कोई माफी नहीं। आप ये तो नहीं एक्सक्यूज है ना कि मुझे पता नहीं था। लिहाजा लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक हर पाकिस्तानी शख्स की ये ड्यूटी है कि वो अपने पाकिस्तानी कानून से पूरी तरह अवेयर हो। ठीक है, हर हमारे पाकिस्तानी शहरी की जो ड्यूटी है कि हमें अपने कानून का पता होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे कानून का पता नहीं था। आपने क्या किया, किस शख्स से कॉन्ट्रैक्ट किया और ये सोच के किया कि यार ये इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में मेरे से ये रिकवर नहीं हो पाएगा या ये अदालत नहीं जा सकता, और अगला बंदा अदालत चला गया, अदालत ने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दिया, आपने कहा सर मुझे पता नहीं था, मुझे पता होता मैं ये ना करता कॉन्ट्रैक्ट, अदालत कहेगी नहीं, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया और तुम्हें लॉ पता होना चाहिए। तुम पाकिस्तान के शहरी कैसे हो कि तुम्हें पाकिस्तान के कानून के बारे में नहीं पता? ये और बात है कि हमारे में से किसी को भी नहीं पता, बल्कि हमारे कानूनदानों को कानून का नहीं पता, ये एक और बात है। बहरहाल अगर पाकिस्तानी कानून की मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ है, तो फिर मैटर नहीं करता वो यूनिलेटरल है या वो बायलैटरल है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहेगा। लेकिन अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक हुई है, गैर मुल्की कानून की मिस्टेक हुई है कि आपने यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अंदर बाहर का कानून लग रहा था और उसमें से कोई पार्टी गलती के ऊपर है, तो फिर क्या होगा रूल? जो फैक्ट वाला है, मतलब एक पार्टी गलती के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, दोनों पार्टी गलती के ऊपर है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। समझ आई बात? यस सर। अच्छा, हम थोड़ा सा इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि हमारी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, मिस्टेक दो तरह से हो सकती है, एज टू फैक्ट, एज टू लॉ। फैक्ट की दो मिस्टेक्स हो सकती है, नंबर वन यूनिलैटरल, नंबर टू बायलैटरल। मतलब सिंगल पार्टी गलती के ऊपर हो या दोनों पार्टीज गलती हो। लॉ के केस में भी दो मिस्टेक होती है, पाकिस्तानी लॉ एंड फॉरेन लॉ। अगर तो यूनिलेटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, अगर बायलैटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। पाकिस्तानी लॉ में चाहे वो यूनिलेटरल मिस्टेक है या बायलैटरल मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहेगा। लेकिन फॉरेन लॉ में फिर देखा जाएगा, अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन अगर बायलैटरल मिस्टेक है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। समझ आ गई? अब क्लियर है बच्चे? जी सर, ये वैसे मिस्टेक पाकिस्तानी में, सर पाकिस्तानी में दोनों दफा वैलिड क्यों रहेगा? पाकिस्तानी में सिर्फ दोनों दफा वैलिड होगा, बाकी मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इनका इफेक्ट सेम है। दोनों को देख लें, यूनिलेटरल बायलैटरल, यूनिलेटरल बायलैटरल, वैलिड वैलिड वाइड वाइड, ऐसी बात है। जी सर। चले जी, क्लियर है? बिलाल आपको क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके जी, गुड हो गया, शाबाश। आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब हमारे चैप्टर का ये नाम था कि फ्री कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट, तो लिहाजा अब कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनको लॉ ने स्पेसिफिकली डिक्लेयर कर रखा है कि ये वाइड है, मतलब ये एग्रीमेंट हो ही नहीं सकते। कौन कौन से हैं? पहला है, अच्छा ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 5-6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का आना है, लाजमी आना है, लिख के रख लो। तो लिहाजा पहला वाइड एग्रीमेंट कौन सा है? इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एक ऐसा एग्रीमेंट
जो शादी को रोकने के लिए किया जाए। मिसाल के तौर पे आप किसी के साथ ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि शख्स के साथ कि मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, तुम कभी शादी नहीं करो, ठीक है। तो ये इन रिस्टेट ऑफ मैरिज जो है ये एग्रीमेंट वाइड है, ये नहीं हो सकता। हालांकि आई कैप ने अगर देखा जाए तो हमारे साथ इम्प्लाइडली यही एग्रीमेंट किया हुआ है। खैर, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड दूसरा एग्रीमेंट क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी शख्स को ट्रेड करने से मना करे वो वाइड होता है। मतलब मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, तुमने कभी आज के बाद बिजनेस नहीं करना, कहीं पे भी नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहां पे आप अगले कह सकते हो कि ये आप बिजनेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अब मैं पैक में क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी वहां पे शाम को ट्रेनिंग क्लासेस होती है, मैं वहां पे कराता हूँ, तो उनका मेरे साथ एग्रीमेंट है कि जब तक मैं पैक के साथ क्लासेस ले रहा हूँ उस सब्जेक्ट की, क्विक बुक की, मैं किसी और जगह पे क्लासेस नहीं दे सकता क्विक बुक की, बाकी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। मतलब जब तक मैं उनके साथ काम कर रहा हूं तब तक मैं उनका कंपटीशन बिजनेस उनके साथ नहीं कर सकता। तो ये मेरा उनके साथ एक एग्रीमेंट है। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। हालांकि वो मुझे मना तो कर रहे हैं ट्रेड करने से, काम करने से, लेकिन बहरहाल ये एक एक्सेप्शन है। तो लिहाजा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी शख्स को अनरीजनेबली कारोबार करने से मना करे वो वाइड है। हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है जिस तरह के मेरे ऊपर है। पहले एक्सेप्शन क्या है, सेल ऑफ गुडविल। मिसाल के तौर पे हमारी फर्म थी सजाद की, और कौन कौन थे हम उसमें, जो लंडा हमने फर्म बनाई थी, हमारे बड़ा नाम था, बड़ी गुडविल थी हमारी। एक बंदा हमारे पास आया और कहता है हमारे हालात बुरे हो गए, तंग हो गए, पेपर करीब आ रहे थे, हमने पेपरों पे टाइम देना शुरू किया तो लंडा जो है वो हमारा डाउन होना शुरू हो गया, पर हमारा नाम बहुत था। एक शख्स आया, हमें कहता है यार अपना नाम हमें दे दो, हमने यूज करना है। तो हमने कहा जी ठीक है, ले लो, हमें बदले में 10 लाख रुपए दे दो। वो कहते ठीक है मैं 10 लाख दूंगा, मैं आपका नाम यूज करूंगा, 10 लाख दूंगा, लेकिन बदले में ये होगा कि अब आप ये नाम नहीं यूज करोगे। तो ये वाला एग्रीमेंट जो है, जिस शख्स को हम अपनी गुडविल सेल करते हैं और उसके साथ अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं तो ये एग्रीमेंट वैलिड होता है। समझ आ गई बात? सर ये टाइम लिमिट होती है इसमें गुडविल को जब हम बेचते हैं, अगर इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं, हो सकती है इसमें कि इतने टाइम की? नहीं, वो मर्जी है, टाइम लिमिट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे गुडविल सेल की, अगला हमारे ऊपर पाबंदी लगा सकता है कि आप इस नाम से दोबारा बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें पैसे ले रहे हैं ना उस चीज के। सर मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि अब एक गुडविल हम बेच रहे हैं उसको, तो हम्म। हम कोई टाइम लिमिट लगा सकते हैं कि हम तुम्हें हाँ, एक लगा लो, साल तक बेचेंगे? म्यूचुअल कंसेंट से। जारी बात है, ये जो मैकडोनल्ड वगैरह होते हैं, ये केएफसी की ब्रांचेज है, ये सारा ईयरली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट देती है ना, हर साल बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, हर साल बाद फीसें तय होती है। सही समझा है। गया? हाँ। इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कि किसी शख्स के साथ आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है। इंडस्ट्रेंट ऑफ मैरिज दूसरा, पहला इंडस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड दूसरा, इंडस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है। और ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा जो किसी को कानूनी हक से महरूम कर दे। मिसाल के तौर पे आप किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि हम पार्टनरशिप में इंटर हो रहे हैं, लेकिन अगर हम में से कोई फ्रॉड कर गया तो हम में से कोई अदालत में नहीं जाएगा, हम में से कोई केस नहीं कर सकता। तो ये एक गलत एग्रीमेंट है, वाइड एग्रीमेंट है, ये नहीं हो सकता। कानूनी चाराजोई हर बंदे का बेसिक राइट है, तो लिहाजा किसी पार्टी को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने किसी का भाई मार दिया और उसको 10 लाख देके कहते हो कि मेरे साथ एग्रीमेंट करो, तुम मेरे ऊपर केस नहीं करोगे, तो ये एक गलत एग्रीमेंट है, इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है। इन रिस्ट्रेंट से मुराद होता है रोकना, मना करना, अगेंस्ट करना। तो लिहाजा लीगल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जनरल रूल ये है। लेकिन इसकी कुछ ऐसे एक्सेप्शन है। मिसाल के तौर पे आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक कोर्ट में केस करेंगे। मिसाल के तौर पे सजाद कराची से है या इस्लामाबाद से है, मैं लाहौर से हूं, हम दोनों की हाई कोर्ट डिफरेंट है, मेरी हाई कोर्ट लाहौर लगती है, उसको हाई कोर्ट इस्लामाबाद लगती है। अब आपस में बिजनेस करने लगे तो हम ये कंडीशन रख सकते हैं कि देखो अगर हमारे दरमियान डिस्प्यूट हुआ तो हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस करेंगे, इस्लामाबाद में नहीं करेंगे। ये एक वैलिड प्रोविजन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम केस ही नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? जी सर। और इसी तरह हम ये कंडीशन भी रख सकते हैं कि अगर हमारे दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो हम अदालत में नहीं जाएंगे बल्कि आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। जी सर।
ठीक है। और इसी तरह हम ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा फैसला हाई कोर्ट में जो आया हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे, हम उससे किसी अपर कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। ये सारे वैलिड है, ये हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगर हमें किसी ने कोई मसला हुआ तो हम अदालत में नहीं जा सकते, ये गलत है। ठीक हो गया? जी सर। ओके। उसके बाद लॉ कहता है अनसर्टन एग्रीमेंट। ये चौथी टाइप है, अनसर्टन एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट अनसर्टन हो, वो वाइड होता है, वो नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे जिसके अंदर वैल्यू या जिसके अंदर अमाउंट या जिसके अंदर सब्जेक्ट मैटर, टाइम, डेट, कुछ भी अनसर्टन हो वो वाइड हो जाता है। इसी तरह वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? ये जुए वाले एग्रीमेंट जो होता है। अ वेजर इज अ बेट, एन एग्रीमेंट बाय विच टू और मोर पार्टीज एग्री that a certain sum of money or other thing shall be paid or delivered to one of them on happening or non-happening of an event। तो वेजरिंग क्या है कि जब हम एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर एक खास वाक्य हुआ या ना हुआ तो हम पैसे देंगे। भाई छक्का लगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ना लगा तो तुम मुझे पैसे दोगे, विकेट उड़ी तो तुम दोगे, जीत गया पाकिस्तान तो तुम दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। तो लिहाजा ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट सारे वाइड हैं, ये इलीगल होते हैं। क्लियर है बच्चे? जनरल रूल क्या है? ये इलीगल है, क्लियर है वाइड है। सर। लेकिन ये जो प्राइस बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, 500 या उससे ऊपर वाले प्राइस बॉन्ड्स वगैरह जो दिए जाते हैं या प्राइस दिया जाता है, ये जो हॉर्स रेसिंग होती है, घोड़ों की रेसिंग होती है, क्योंकि ये बड़ी मकबूल रेसिंग है और इसको उन्होंने लीगल है बाज ममालिक में। तो खासतौर पे बरतानिया में तो लीगल ही है और हमारा कानून जो है वो ब्रिटिश लॉ के ऊपर बेस करता है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट कि जो हॉर्स विनर होता है उसको देने के लिए 500 से ज्यादा का अगर प्राइस को इकट्ठा करता है, पूल करता है, तो भैया वो एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। मिसाल के तौर पे किसी घुड़सवार के लिए हम कहते हैं जी अगर ये जीत गया तो हम इसको 2000 रुपए जो है पर बंदा इसको देंगे, 2000 रुपए सारे इकट्ठे करते हैं, तो ये एग्रीमेंट वैलिड होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ तमाम बाकी कॉन्ट्रैक्ट जो कोलैटरल होंगे वो सारे के सारे वाइड होंगे। इसके अलावा अगर वेजरिंग एग्रीमेंट के दरमियान अगर अंदर कोई अगर आप पैसे ले दे चुके हो तो भैया वो पैसे आपके डूब गए, वो रिकवर नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, पेमेंट बाय गार्डियन एग्जीक्यूटर फॉर void agreement not to be allowed credit। क्या मतलब? A person shall not be allowed any credit in his account for making any payment if such person is guardian of a minor on whose behalf he made payment, or hire or personal representative of a deceased person on whose behalf he made payment and such payment relate to void wagering agreement। क्या मतलब? हमने भी देखो कहा था कि एक शख्स अगर वेजरिंग एग्रीमेंट में पैसे देता है तो वो वापस रिकवर नहीं हो सकते। ये बात पक्की है? यस सर। ऐसी बात है, मिसाल के तौर पे आप जुआ खेल रहे थे, आपने पैसे दिए, जुआ हार गए, अगला बंदा पैसे लेके भाग गया। आप अदालत में जाके आप जुआ जीत भी गए तो अगला लेके भाग गया, तो आप अदालत में जाके ये नहीं कह सकते जी इसने मेरे साथ धोखा किया, मैंने जुआ जीता, मुझे पैसे नहीं दिए, आपके पैसे डूब गए। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई मेजर शख्स जो है वो किसी माइनर के बिहाफ पे, मिसाल के तौर पे आपका छोटा सा बच्चा था वो जुआ लगा के आ गया कहीं पे और किसी बड़े बंदे ने उसके बिहाफ पे पैसे दे दिए, तो भैया अब बड़ा बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे पेमेंट वापस कीजिए, मैंने तो जुआ लगाया ही नहीं था, जुआ तो मेरे बच्चे ने लगाया था, मैंने तो लगाया ही नहीं था, तो लिहाजा मेरे पैसे वापस करो। तो लॉ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो लिहाजा क्या हुआ? कौन कौन से एग्रीमेंट जो है वो वाइड है, जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है? नंबर 1 in restraint of marriage, number 2 in restraint of trade, number 3 in restraint of legal proceeding। ठीक है। एंड उसके बाद नंबर 4 अनसर्टन, नंबर 5 वेजरिंग एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट वो है जो स्पेसिफिकली लॉ ने मना कर दिए कि ये नहीं हो सकते। क्लियर है बच्चे यहां तक? यस सर। चले जी, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कल से खराब ही चल रही है, 2 दिन से ना ठंड लग गई है, नोजी भी बंद है और छींकें भी आ रही हैं बहुत ज्यादा। चले कोई नहीं, कल हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे एंड परसों तक हम उसको एंड कर देंगे। तो बाकी पीछे हमारे 3-4 चैप्टर रहेंगे। वीकली हमारी अब 3 ही क्लासेस हुआ करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे पास इनफ टाइम है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपने टेस्ट्स वगैरह को दें इससे पहले कि हमारी रिवीजन बैच स्टार्ट हो जाए इंशाल्लाह। होपफुली हम कोशिश करेंगे 1-20 दिन का
30 डेज का जो है रिवीजन बैच स्टार्ट करें, तो फिर उसके अंदर पूरा सिलेबस एक बार हम फिर से रिवाइज कर देंगे। लेकिन उससे पहले पहले हमारे पास पेपर काफी हद तक कवर होने चाहिए, ताकि आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस मौजूद होने चाहिए जब हम क्लास ले रहे हों या पढ़ रहे हो। तो रिवीजन का तब तक कोई फायदा नहीं होता बच्चे, जब तक कि वही चीजें पढ़ानी है जो आपको ऑलरेडी पता है। कुछ नया आपके जहन में मौजूद होगा, जो आप क्वेश्चन होंगे, आपकी जो कंफ्यूजन होंगी, जो क्यूरीज होंगी, तब जो रिवीजन है उसका बेसिकली हक अदा होता है। ठीक है बच्चे? जी सर। ओके बेटा जी। जी सर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे, मेरे लिए भी दुआ करें तबीयत ठीक हो जाए। सर्दी बहुत है, क्योंकि एक बार तबीयत बिगड़ी तो कोई पता नहीं, या तो फिर कोरोना में बढ़ जाता है बंदा, या डेंगू में बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं बढ़ ही जाता है। सर ओके। बस ख्याल कीजिएगा। मेरा मेरा तो केस ही यही है बच्चे। मैं मतलब मुझे छोटी मोटी बीमारी नहीं लगती। चले ठीक है बेटा जी, तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी ओके। जुबान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज।